डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, है ना। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। अब ये जो कांग्रेस की हार थी 1989 के चुनाव में, फिर 91 के चुनाव में और उसके बाद के भी इलेक्शंस में, ये एक तरीके से कांग्रेस के डोमिनेंस का एंड था। एक तरीके से कांग्रेस का जो एक छत्र साम्राज्य चलता था ना, वो एक तरीके से समाप्त हो गया। रिस्टोरेशन नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी के समय में भी इस तरीके का डाउनफॉल आया था। इंदिरा गांधी के टाइम पर भी इस तरीके का डाउनफॉल आया था। 2 प्रधानमंत्री बदले जल्दी जल्दी। तीसरा जो है इंदिरा गांधी को बनाया गया, सिंडिकेट्स ने उनको परेशान किया, थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कुछ डाउनफॉल आया। वो तो उतनी परिपक्व नहीं थी राजनीति में, इसका कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में उसको मेंटेन कर लिया था। बांग्लादेश वॉर और इस सब से उस चीज़ को मैनेज कर लिया गया। द 19th saw yet another challenge to predominant position of कांग्रेस। लेकिन 1990 का दशक फिर से कांग्रेस के प्रीडोमिनेंस के लिए एक तरीके से चैलेंज था। पहले जो कांग्रेस थी, दोबारा से उसी पोजीशन में कांग्रेस का आना मुश्किल हो गया। इट डिड नॉट हाउएवर मीन द इमरजेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इट्स प्लेस। हालांकि 1990 तक ऐसी कोई सिंगल पार्टी नहीं बन पाई थी जो कांग्रेस का स्थान फिल कर ले। बीजेपी बढ़ी थी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी थी 90 के दशक में कि वो जो है कांग्रेस की जगह अकेले सरकार बना ले, बल्कि दिस वाज द एरा ऑफ रीजनल पार्टीज। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये रीजनल पार्टीज का पीरियड था। जनता दल बना और जनता दल खत्म भी हो गया। फिर जनता दल से सैकड़ों पार्टियां बन गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल। क्या दिक्कत है? तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक तरीके से इसमें ज़्यादा चला, क्योंकि जनता दल की जितनी भी पार्टियां बनी अपने आप में पावर में आ गई। बिहार में आरजेडी और जेडीयू, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, हरियाणा में लोकदल, कर्नाटका में जनता दल सेकुलर। बहुत सारे छोटे छोटे दल अपने अपने इलाकों में थोड़ी थोड़ी सीटें लेकर के आने लग गए, और ये सब लॉस किसका हुआ? कांग्रेस का। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की सीटों का रीजनल पार्टीज में बंदरवाट हो गया, है ना। सपा बसपा ने नुकसान किया उत्तर प्रदेश में, आरजेडी जेडीयू ने बिहार में नुकसान किया, जनता दल सेकुलर ने कर्नाटक में नुकसान किया, लोकदल ने हरियाणा में नुकसान किया। इस तरीके से उड़ीसा में बीजू जनता दल बन गया, जनता दल से अलग होकर के, तो उड़ीसा में उसने नुकसान कर लिया। तो ये जो रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने अपने अपने राज्यों में कांग्रेस का स्थान ले लिया। इसकी वजह से अब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनने लग गई। किसी को भी सिंगल पार्टी कोई ऐसी उभर करके नहीं आई कि कांग्रेस डाउन गई और कोई दूसरी पार्टी एकदम से ऊपर आ गई, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि रीजनल पार्टीज में वोट बंटने लग गया और रीजनल पार्टीज ज़्यादा सीट लाने लग गए। टू बी श्योर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कॉन्टेस्टेड इलेक्शन इन आवर कंट्री। और आपको पता ही है हमारे देश में आज का अगर आप डाटा देखें तो 2700 के लगभग पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, 2700। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज तो शुरुआत से भारत में रही हैं, लड़ती आ रही हैं 1952 के इलेक्शन से ही। लेकिन ये जो 90 का दशक था, दिस वाज द गोल्डन पीरियड फॉर द रीजनल पार्टीज। ये रीजनल पार्टीज के लिए एक तरीके से गोल्डन पीरियड था। ये ऐसा समय था जब इन सबको, हर रीजनल पार्टी को कभी ना कभी सरकारों में आने का और सत्ता में आने का मौका केंद्र में मिला। अपने राज्य में तो
जो था कंडीशन इनकी थी ही, सबको कभी ना कभी मौका मिला। आप देखो कि मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश से, लोकदल से भी चौधरी अजीत सिंह जो है केंद्र में मंत्री होते थे। आप बिहार में जाओ तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, बाद में केंद्र में सरकार में आए, मनमोहन सिंह की सरकार में। नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में रेल मंत्री रहे, अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एच.डी. देवगौड़ा तो प्रधानमंत्री बन गए थे, है ना, जनता दल सेकुलर से ही तो निकले थे। आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। तो जनता दल के बहुत सारे लोग जो अलग अलग पार्टी बना करके इधर उधर थे। ममता बनर्जी पहले, आज भले बीजेपी से उनकी बहुत दुश्मनी चलती हो, अटल सरकार में मिनिस्टर नहीं थी ममता बनर्जी, है ना। तो सब कोई कांग्रेस के साथ, कोई बीजेपी के साथ गठबंधन करके सारी रीजनल पार्टीज को सत्ता में आने का मौका मिला 1999 और 2000 से 2010 के बीच में। सब कहीं ना कहीं इस बीच में सत्ता में आए। अवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, और ये तो भारत का पार्लियामेंट मल्टी पार्टी सिस्टम वाला है। सैकड़ों पार्टियों के मेंबर जाकर के वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर 1989 वाज द इमरजेंस ऑफ सेवरल पार्टीज in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats। लेकिन 1990 का जो दशक था, इसमें एक या दो पार्टी सारी सीटें ले जाए, ज़्यादातर वोट ले जाए, ऐसा नहीं था। अब कांग्रेस का जब डाउनफॉल हुआ तो वो वोट रीजनल पार्टीज में बट गया। क्षेत्रीय छत्रक तैयार हो गए, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती, है ना, बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडीज, ना, ये बिहार में आ गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस से ही अलग होकर के शरद पवार गए थे, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उधर कांग्रेस, उधर शिवसेना, उधर बीजेपी, कई पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जनता दल सेकुलर। हरियाणा में बीजेपी अब पावर में है 14 के बाद, नहीं पहले चौधरी देवीलाल और कांग्रेस के बीच में चुनाव होता था, उनकी पार्टी थी लोकदल। अब उनके घर में ही 2-3 पार्टियां बन गई हैं, लोकदल अलग, जेजेपी अलग, है ना। लेकिन तब तो कुल मिलाकर के क्षेत्रीय पार्टियों में ये वोट बढ़ गया। दिस आल्सो मीन दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड अ क्लियर मेजॉरिटी सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड सिंस 1989 टिल 2014। 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, 215 सीट आई थी, या उसके बाद पूर्ण बहुमत की सीट सरकार जो है 2014 में आई, जब बीजेपी को 282 सीटें मिली, एनडीए को मिलाकर के 300 से ज़्यादा सीटें मिली। नहीं तो 89 का इलेक्शन, 91 का इलेक्शन, 96 का इलेक्शन, 98 का इलेक्शन, 99 का इलेक्शन, 2004 का इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन, इतने इलेक्शंस में किसी भी सिंगल पार्टी को भारत में मेजॉरिटी नहीं मिली। यानी कि 84 से और 14 के बीच के जो 3 साल थे, या 89 से 2009 के जितने भी इलेक्शन हुए, 20 साल तक कई इलेक्शंस हुए, किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो ये रीजनल पार्टीज का एक तरीके से दौर था। अब रीजनल पार्टीज का दौर आएगा तो कौन सी पॉलिटिक्स होगी? अलायंस पॉलिटिक्स, कॉलिजन पॉलिटिक्स। तो अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अलायंस पॉलिटिक्स का। The 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represented in Dalit and backward caste, other backward classes और OBC। और 1990 का दशक एक महीने में और महत्वपूर्ण था। 1984 में काशीराम ने बीएसपी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। 4 बार काशीराम बेचारे जब तक जिंदा रहे, वो तो कुछ नहीं बन पाए अपनी जिंदगी में, लेकिन वो किंग मेकर निकले। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, ना। तो बीएसपी, और बीएसपी राजनीति किसकी करती थी? दलितों की, माइनॉरिटीज की, बैकवर्ड क्लासेस की, है ना। तो इनकी बहुत पार्टियां हो गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह भी बैकवर्ड और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, एम वाई समीकरण बना करके मुस्लिम, यादव और अदर बैकवर्ड को मिला करके सरकार बनाने की बात करते हैं।
बिहार में लालू प्रसाद, वो भी M/2 समीकरण पर, मुस्लिम यादव समीकरण, अदर बैकवर्ड क्लासेस बैकवर्ड का लीडर अपने आप को कहते हैं। बिहार में एक और दलितों के नेता तैयार हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती, वैसे ही बिहार में रामविलास पासवान शेड्यूल कास्ट से आते थे। काफ़ी दलित बिहार में उनको आज भी वोट करता है। इस इलेक्शन में भी उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। पिछले इलेक्शन में 6 मिली थी। 2014 से रामविलास पासवान जी की पार्टी जितनी सीटें लड़ रही है उतनी पूरी की पूरी जीत रही है। 2014 में 6 लड़े, पूरी जीते। 19 में 6 लड़े, पूरी जीते। इस बार अब वो चाचा भतीजे का झगड़ा हो गया है ना, पासवान की डेथ के बाद लड़ गए चाचा भतीजे। जैसे यूपी में भी लड़े थे चाचा भतीजे, वैसे बिहार में भी लड़े चाचा भतीजे, और इसलिए उनकी सीटें घट गई। इस बार उनको 5 सीट दी गई, लेकिन वो 5 जीत के आए और केंद्र में उनका मंत्री है। रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे तो रामविलास पासवान मंत्री बनते थे, और अभी चिराग पासवान मंत्री हैं। और पासवान जी को राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। अब समझो आप, राजनीति में मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता था। 1989 से लेकर के 2024 तक जितनी सरकारें बनी हैं उन सब में रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी की हिस्सेदारी रही है। समझ रहे हैं आप। 89 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तब भी वो सत्ता में थे। 91 में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तब भी वो सत्ता में थे। फिर 91 से 96 वाली कांग्रेस में शायद नहीं थे। फिर अटल जी जितनी बार आए उतनी बार वो सत्ता में थे। बीच में देवगौड़ा, IK गुजराल के साथ भी वो सत्ता में थे, और उसके बाद मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में भी वो सत्ता में थे। और जब से मोदी जी आए तब से वो मतलब वो उधर ही जाते हैं, हवा का रुख देख लेते हैं, वो राजनीतिक हवा किधर चल रही है और वो उधर ही जो है चले जाते हैं, है ना। और अभी भी उनके बेटे के हाथ में पार्टी की कमान है। हिंदुस्तान में तो बाप की प्रॉपर्टी बेटों को ही मिलती है। और जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी कम, फैमिली पार्टी ज़्यादा है। आप देख लो, लालू के बाद अखिलेश, लालू के बाद तेजस्वी, मुलायम के बाद अखिलेश, रामविलास के बाद चिराग, चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह, अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी, चौधरी देवी की लाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बाद अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जाने कितने चौटाला इस बार चुनाव लड़ रहे थे, मैं तो गिन ही नहीं पाया। समझ रहे हो। तो ये सब क्या है। HD देवगौड़ा के बाद HD कुमार स्वामी, अब उनके लड़के भतीजे भी सब सांसद विधायक। बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, उधर शरद पवार, शरद पवार की बिटिया सुप्रिया सुले, उधर भतीजा अजीत पवार, फिर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, और भी तमाम पवार फैमिली से। अजीत पवार के खिलाफ अभी उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा था महाराष्ट्र के चुनाव में। तो डायनेस्टिक सक्सेशन तो भारत की राजनीति का एक हिस्सा है, और ज़्यादातर रीजनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का फैमिली पार्टी ज़्यादा है। आप देख लो, खुद ही आप तय कर लो क्या लगता है आपको, है ना। बेटे ही बन रहा है सब में। लालू के बाद तेजस्वी बनेंगे, मुलायम के बाद अखिलेश बने थे, है ना। सब में वही है। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, तो अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी, HD देवगौड़ा के बाद HD कुमार स्वामी, तो बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, है ना। राज ठाकरे को अलग फेंक दिया, दूध में मक्खी जैसे निकाल के फेंक देते वैसे ही, समझ रहे हो। उनकी अलग पार्टी, उनकी अलग पार्टी। तो ये दौर आया अलायंस पॉलिटिक्स का, और इस दौरान दलित, बैकवर्ड कास्ट के भी बहुत सारे लीडर्स जाति के नाम पर राजनीति में उभरे। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. UPF की जो सरकार 1996 में आई थी, वो ऐसी पार्टियों से मिलकर के बनी थी। मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन विरोध हो गया, लालू जी ने विरोध कर दिया, है ना। बाद में समझी हो गया, लेकिन उस समय विरोध करके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। अब देवगौड़ा के बाद उस सरकार में और कौन लोग थे। कम्युनिस्टों का समर्थन था, उसमें लालू जी भी थे, उसमें मुलायम सिंह भी थे, उसमें IK गुजराल भी थे, उसमें जो है और तमाम
क्षेत्रीय नेता थे सभी उसमें, है ना, चाहे वो चौटाला फैमिली हो या और कोई, सब ने मिलकर के 1996 में सरकार बनाई। और फिर जब एच.डी. देवगौड़ा हटे तो आई.के. गुजराल भी उन्हीं पार्टियों के नेतृत्व में सरकार में आए। इस तरीके से यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू नेशनल फ्रंट ऑफ 1989। यूनाइटेड फ्रंट वही था जो 1989 में वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट बनाया था, वही सारे जनता दल, बस थोड़े टुकड़े हो गए थे। तब जनता दल एक था, अब जनता दल बहुत थे। अब लालू का जनता दल अलग था, मुलायम की समाजवादी अलग थी, देवीलाल का लोकदल अलग था, और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी थी, बाद में उसका नाम जेडीयू हो गया, है ना। रामविलास पासवान भी उसी का हिस्सा थे, बाद में वो भी अलग हो गए, है ना। और उधर जनता दल सेकुलर था एच.डी. देवगौड़ा का, यानी कि जनता दल के बहुत सारे टुकड़े हुए, वो सब एक हुए। चंद्रशेखर भी उसी में थे, और फिर से जो है इन्होंने सरकार बना ली। यूनाइटेड फ्रंट ही नेशनल फ्रंट था 89 में। बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। 89 में जनता दल को दोनों ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, क्योंकि उस समय उन सबकी दुश्मन कांग्रेस थी। और आज सबकी दुश्मन कौन है? जो ऊपर जाएगा विरोध उसी का होगा, जो सत्ता में आएगा बाकी उसका विरोध करेंगे। ये सत्ता की मलाई है, जिसको भी खाने को नहीं मिलेगी वो विरोध में खड़ा हो जाएगा। आज इंडिया गठबंधन बनाए तो उसमें कौन है? वही कम्युनिस्ट जो उधर कांग्रेस के खिलाफ थे, आज बीजेपी के खिलाफ है। वही क्षेत्रीय पार्टियां उस जमाने में जो कांग्रेस से निकल करके बनी थी या कांग्रेस की खिलाफत में बनी थी, आज सब बीजेपी की खिलाफत कर रही हैं। कुछ उस समय जो कांग्रेस के साथ थी, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत आज बीजेपी के साथ है ना। तो जो सत्ता में होता है उसका विरोध होता है। बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर। अब बाद में क्या हुआ, बीजेपी को आउट ऑफ पावर करना चाहते थे तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब मिल गए। 2004 में देख लो, 2009 में देख लो, है ना, और भी रीजनल पार्टीज। अब वो बीजेपी को आउट ऑफ पावर करना चाह रहे हैं, जो पहले कांग्रेस को आउट ऑफ पावर करना चाहते थे। क्योंकि रीजनल पार्टीज का तो सीधा सा सिद्धांत है कि जब तक नेशनल पार्टीज कमजोर नहीं होंगी हम सत्ता में नहीं आएंगे। रीजनल पार्टी सत्ता में कब आएंगी? जब नेशनल पार्टीज कमजोर होंगी, जब उनको सीटें कम पड़ेंगी तभी तो मजा आएगा। अब की बार नीतीश मजे में है, चंद्रबाबू नायडू मजे में है। मजे में इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास 272 नहीं है, नहीं तो बीजेपी इनके नखरे नहीं जलती। अब कम से कम वो बार्गेनिंग तो कर सकते हैं बीजेपी के साथ। अगर 272 से ज़्यादा आ जाती बीजेपी की तो क्या होता? फिर तो उसी स्टाइल में सरकार चलती जैसे 10 साल में चल रही थी। 370 हटाओ, फेंको इसको, राम मंदिर चलो बना दो राम मंदिर, है ना। एक हिंदुत्व की जो राजनीति चल रही थी, नेशनलिज्म की जो परिभाषा बदल गई थी, अब वो फिर से थोड़ा सा प्यार वाली पॉलिटिक्स वापस आई है ना। तो 1990 का दशक, 2000 से 2010 का जो डिकेड था वो रीजनल पार्टीज का दौर था। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट द पोजीशन इन द इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996। लेकिन वो दौर ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 1991 और 96 में बीजेपी धीरे धीरे क्या होती गई? मजबूत होती गई। 89 में कम सीटें आई, 91 में उससे ज़्यादा आई, 91 से ज़्यादा 96 में आई। तो थोड़ा थोड़ा बीजेपी भी मजबूत हो रही थी, कांग्रेस तो कमज़ोर हो ही रही थी, रीजनल पार्टीज भी पैरेलल चल रही थी। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 इलेक्शन एंड वाज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। 1996 में पहली बार बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी, निमंत्रण मिल गया, सरकार बनाओ। अटल जी ने शपथ ले ली, लेकिन 13 दिन बाद उस सरकार की 13वीं हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, क्योंकि जो हिंदुत्व के राजनीति के खिलाफ वाली पार्टियां थी वो बीजेपी कैसे सपोर्ट करती, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और कांग्रेस ने उनको बाहर से सपोर्ट कर दिया। अब कांग्रेस का टारगेट क्या था कि बीजेपी हमसे बड़ी पार्टी हो गई है तो इसको सत्ता में नहीं आने देना है। अगर ये सत्ता में नहीं आएंगे तो अगली बार पार्टी इनको, जनता इनको वोट नहीं करेगी, क्योंकि अरे ये नहीं जीतेंगे, छोड़ो इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर कांग्रेस शायद सत्ता में आ जाए, इसलिए कांग्रेस ने उन सरकारों को सपोर्ट किया जो बीजेपी को रोक सकती थी, उन पार्टियों के साथ को समर्थन दे दिया।
बट मोस्ट ऑफ अदर पार्टीज वर अपोज टू इट्स पॉलिसीज एंड देयरफॉर द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। लेकिन ज़्यादातर पार्टी खिलाफ थी, इसलिए बीजेपी को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिली। मतलब मायावती ने समर्थन नहीं किया, मुलायम सिंह ने समर्थन नहीं किया, लालू ने समर्थन नहीं किया, और भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने समर्थन नहीं किया। तो एच.डी. देवगौड़ा फिर प्रधानमंत्री बन गए और कांग्रेस ने उस सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया। एक कॉलिजन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड May 1998 to June 1999 and was re-elected in October 1999। लेकिन 96 में भले ही नहीं, फाइनली जो है 98 में बीजेपी ने फिर से कॉलिजन गवर्नमेंट बना ली। इस बार बहुमत साबित हो गया, इस बार बहुमत साबित हो गया क्योंकि दीदी और अम्मा ने समर्थन कर दिया। राजनीति में बहन जी, दीदी और अम्मा, इनकी भी अपनी प्रासंगिकता है। 1990 से लेकर के और 2010 तक के दौरान इनके बिना सरकार बनाना भी बड़ा मुश्किल था। दीदी कौन? ममता दीदी, बंगाल से टीएमसी की लीडर। बहन जी कौन? मायावती जी, उत्तर प्रदेश में जिनकी खूब सीटें आती थी। और अम्मा जो आजकल दुनिया में नहीं है, जयललिता, जो तमिलनाडु की कई बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, तमिलनाडु की बड़ी नेता थी, है ना, उनने भी। और बाद में 13 महीना के बाद जब इनकी सरकार गिरी थी तब भी अम्मा ही रूठ गई थी, अम्मा को नहीं मना पाए ये लोग और सरकार गिर गई। तो मई 98 में इनकी सरकार बनी और वो जून 99 तक 13 महीने चली। फिर इलेक्शन हुआ और 1999 में फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और फिर से उनने सरकार बनाई और पहली बार ये सरकार 5 साल चली। अटल बिहारी जी के नेतृत्व में 25-26 पार्टियों की सरकार थी, जिसने अपना पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया हिंदुस्तान में। वो सरकार थी 1999 से 2004 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। इसके पहले जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, कोई भी 5 साल नहीं चली। पहली बनी 77 में जनता पार्टी की सरकार, 2.5 साल में ख़त्म। फिर 89 में बनी बीपी सिंह की सरकार, 11 महीने में ख़त्म। फिर उसी दौरान बनी चंद्रशेखर की सरकार, 7 महीने में ख़त्म। फिर गैर कांग्रेसी बनी 96 में 2 गैर कांग्रेसी सरकार बनी बीजेपी की, 13 दिन में ख़त्म। फिर देवगौड़ा की 7-8 महीने में ख़त्म। फिर आई.के. गुजराल की, वो भी ख़त्म। फिर 98 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, 13 महीने में ख़त्म। पहले 13 दिन में 13वीं, दूसरी बार 13 महीने में। और फिर 99 में बनी तो 2004 तक चली। कुछ दिन पहले उनने खुद ही चुनाव करा दिए थे, गिरी नहीं थी सरकार, खुद ही चुनाव करा दिए। अटल जी के जो सलाहकार थे उनने नारा दिया, इंडिया साइनिंग, इंडिया साइनिंग, इंडिया साइनिंग, भारत चमक रहा है। क्यों? अटल जी ने 2 काम बहुत अच्छे किए थे। एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई थी जिससे गाँव में रोड अच्छे बने, और दूसरा गोल्डन क्वाड्रिलेटर, स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा हाईवेज का प्रोजेक्ट चलाया था, पूरे देश में रोडों का कायाकल्प किया। उनको लगा यार मैंने इतना अच्छा काम किया है ना, तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। पब्लिक को भी यही लग रहा था, सबको यही लग रहा था, लेकिन ये जो रीजनल पार्टी है ना, इनने वोट बटोर लिए और वो सत्ता में नहीं आ पाई। एक बार फिर से कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई, और जैसे ही कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो सबने मिलकर के कांग्रेस के साथ सरकार बना ली 2004 में। तो 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली। Thus, with the elections of 1989, a long phase of coalition politics began in India। तो 1989 के चुनाव से ही भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर आया और वो चलता रहा 89, फिर 91, फिर 96, फिर 98, फिर 99, यहाँ तक चला। फिर since then there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition governments or minority governments supported by other parties। तब से 11 सरकारें ऐसी आ गई हैं। 11 में गुल्लो, पहली 89 में बीपी सिंह की सरकार, फिर 90 में चंद्रशेखर की सरकार, फिर 91 में नरसिम्हा राव की सरकार, फिर 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर 96 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार, फिर 97 में आई.के. गुजराल की सरकार, फिर 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर 99 में
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार और 2009 में कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 4 और 9 में जो सरकारें बनी, कुल मिलाकर के 10 सरकारें बनी। कुल मिला के कितनी सरकारें बनी? 10 सरकारें बनी। ये डाटा यहाँ बुक में गलत है, 11 सरकारें नहीं हुई, 10 ही हुई। फिर से गिन लो, 89 और 91 के बीच में 2 प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह और चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और फिर मनमोहन सिंह। तो 10 हुए। ठीक है, आपकी बुक का डाटा गलत है, 11 गवर्नमेंट्स, 10 होंगी। ठीक है, और कोई छूट रहा हो तो तुम लोग याद दिला दो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई छूटा नहीं। ठीक है, 11 अगर जोड़ो 11वीं तो वो 2014 की बीजेपी की सरकार है थी, लेकिन भले ही वो एनडीए की सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को फुल मेजॉरिटी मिली थी, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस अप्लाइड टू द नेशनल फ्रंट इन 1989, द यूनाइटेड फ्रंट इन 1996 एंड 1997, द एनडीए इन 1997, द बीजेपी लेड कोalition in 1988, द एनडीए in 1999, यूपीए in 2004 and यूपीए in 2009. However, this trend changed in 2014 और 2014 में ये ट्रेंड बदल गया, बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आ गई मोदी जी के नेतृत्व में, और तब से उन्हीं की सरकार चल रही। लेट्स कनेक्ट दिस डेवलपमेंट विद व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। क्या अभी तक सीखा हमने? द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स मे बी सीन एज लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिवली साइलेंट चेंज दैट वर टेकिंग प्लेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। बात सही है कि एरा ऑफ कोलिजन पार्टी चल रहा था, लेकिन एक साइलेंट चेंज देश के अंदर आ रहा था। साइलेंट चेंज क्या आ रहा था? साइलेंट चेंज ये आ रहा था कि ये जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती है ना, ये ठीक से नहीं चलती। कभी अम्मा रूठ जाती हैं, कभी दीदी रूठ जाती हैं, कभी बहन जी रूठ जाती हैं, है ना, तो कभी कोई चाचा रूठ जाते हैं, तो कहीं फूफा रूठ जाते हैं। अब कौन कौन इनको मनाए? और विकास होता नहीं है, पद बिकते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बिकती हैं, तय हो जाता है। आप देखिए कि जितनी भी कोलिजन गवर्नमेंट्स रहीं, ज़्यादातर में रेल मंत्रालय बिहार के पास रहा। जो भी बिहार से आता था रेल मंत्री बनाओ। इसी दौरान बिहार से नीतीश कुमार रेल मंत्री बने, रामविलास पासवान बने, लालू प्रसाद यादव बने, है ना, ज़्यादातर रेल मंत्री बिहार से आते थे। ममता बनर्जी भी बन ली, एक बार अड़ गई, बोले नहीं हमें दोगे तो ही हम देंगे समर्थन। तो रीजनल पार्टीज बार्गेनिंग करती थी, तय हो जाता था कि प्रधानमंत्री तुम्हारा बनेगा तो डिफेंस मिनिस्टर हमारा बनेगा। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज को बनाया जाता था। आज जो जेडीयू है, ये पहले समता पार्टी होती थी, रामविलास पासवान भी इसी का हिस्सा होते थे, वो डिफेंस मिनिस्टर बनते थे। तो तय होता था, यानी कि जनता समझ गई कि अरे ये खरीद फरोख्त इससे अच्छा है कि फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट लाओ। और वो जो साइलेंट चेंज 20 साल जनता ने जो झेला कोलिजन पार्टीज की वजह से, गठबंधन की सरकारों की वजह से जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो साइलेंट चेंज ऐसा आया कि 2014 में एकदम से तस्वीर बदल गई। कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी 60 सीट भी ला सकती है। मैं भी एनालिसिस कर रहा था, मेरा अपना एनालिसिस था 2014 में कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 55 से 60 सीटें जीतेगी। मेरा एनालिसिस ये था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन बहुत से लोग उसमें भी कह रहे थे यार धोखा है। मैंने धोखा वोखा नहीं है, चिंता नहीं करो, बनेगी पूर्ण बहुमत की और बीजेपी की बनेगी। लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि 73 सीटें 2014 में बीजेपी गठबंधन जीत जाएगा। जैसे इस बार किसी ने नहीं सोचा था 2024 के चुनाव में कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 37 सीट पर समट जाएगी। मेरा आकलन तो था 55 से 60 सीटें तो आ ही जाएंगी, है ना। ये आकलन मेरा या तो 14 में फेल हुआ उत्तर प्रदेश को लेकर के, या 24 में फेल हुआ, है ना। 19 में तो मैंने इतना ही बताई थी जितनी उनकी आई थी, है ना, क्योंकि 14 से जो ट्रेंड निकला, जो आइडिया आया, उसके हिसाब से 19 में तो उतनी आई जितनी मैंने कही थी। ठीक है, बाकी कुल मिलाकर के लोगों को उम्मीद नहीं से उससे ज़्यादा
सीट साई। अब एक तरीके से लोगों की मानसिकता ये हुई थी कि अब तो भारत में हमेशा, हमें जब पढ़ाया जाता था, हमारे टीचर्स जब हमें पढ़ाते थे तो ये कहते थे कि अब भारत में कभी भी कोई फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ऐसे ही हमेशा जो है हंग पार्लियामेंट्स आएगी, रीजनल पार्टी जैसे ही बार्गेनिंग करेंगी और अपने हिसाब से सत्ता को चलाएंगी। वी आल्सो saw in chapter that especially since the late 1960s various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own। हाँ, एक और चला है, 1960 के दशक से एक ट्रेंड चलता आ रहा है, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। कभी ओबीसी ने कांग्रेस को छोड़ा, कभी एससी ने कांग्रेस को छोड़ा, कभी माइनॉरिटीज़ ने कांग्रेस को छोड़ा। एक ज़माने में माइनॉरिटी का 100% वोट किसको जाता था? कांग्रेस को जाता था। आज आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो माइनॉरिटी का वोट किसको जाता है? माइनॉरिटीज़ का वोट किसको जाता है? मुस्लिम्स का वोट उत्तर प्रदेश में किसको जाता है? सपा को जाता है। बिहार में किसको जाता है? लालू को जाता है। बंगाल में किसको जाता है? ममता बनर्जी को जाता है। महाराष्ट्र में किसको जाता है? शरद पवार को जाता है ना। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर में भी जाता है और कांग्रेस को भी जाता है। हरियाणा में कांग्रेस को भी जाता है और रीजनल पार्टीज वहाँ की लोकदल जेजेपी इनको भी जाता है। यानी कि ये सारा वोट एक मुश्त किसको जाता था? कांग्रेस को जाता था, वो अलग वोट। दलित वोट कांग्रेस जिसको अपनी बपौती समझती थी वो अब इनको नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बसपा को जाता है। बसपा और उत्तर प्रदेश में अब एक नए लीडर हो गए दलितों के, चंद्रशेखर। बसपा का एक भी सांसद नहीं बना, चंद्रशेखर जी अब की बार सांसद बन गए। अभी उपचुनाव में भी उनकी पार्टी के को एक दो जगह बहुत अच्छे वोट मिले हैं। बिहार में अब दलित वोट रामविलास पासवान और चिराग पासवान को जाता है। यानी कि धीरे धीरे 1960 से ये दौर चला आ रहा है कि कभी दलित उनसे अलग हो गया, कभी माइनॉरिटी उनसे अलग हो गई, कभी ओबीसी उनसे अलग हो गया। मंडल के समय में ओबीसी भी उनसे, कांग्रेस से क्या हो गई? अलग हो गई। समझ गई कि ये तो मंडल रिपोर्ट को दबा के बैठे रहे 10 साल, तो बहुत सारे ओबीसी लीडर्स देश भर में तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, मुलायम सिंह, बिहार में लालू, नीतीश, है ना, हरियाणा में चौधरी परिवार, वेस्टर्न यूपी में दूसरा चौधरी परिवार, अजीत सिंह का परिवार। मतलब धीरे 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 कभी जाट निकल गए, कभी यादव निकल गए, कभी मुस्लिम निकल गए, कभी दलित निकल गए, है ना। और फॉरवर्ड का जो वोट था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, वो सब बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के 1960 से लगातार ये ट्रेंड चला आ रहा है कि एक एक करके वर्ग विशेष के वोट कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जाते जा रहे हैं। ये ट्रेंड तभी से चला आ रहा था। सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी या तो उन्होंने बना ली, लालू, मुलायम, नीतीश, है ना, शरद यादव, शरद पवार, सभी, रामविलास पासवान, चौधरी देवीलाल, चौधरी अजीत सिंह, सब जो है अपनी अपनी पार्टियां बना करके बैकवर्ड की राजनीति करने लग गए। और 1977 में ये सारी रीजनल पार्टीज मिली, जनता पार्टी बनाई, तब इन्होंने कांग्रेस को हराया। व्हाइल दीज डेवलपमेंट्स वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, दे डिड नॉट इनेबल एनी सिंगल पार्टी टू रिप्लेस द कांग्रेस। और 60 से लेकर के 77 से लेकर के और 2009 तक तो किसी सिंगल पार्टी को आने ही नहीं दिया उन्होंने कांग्रेस की जगह। अब जाकर के बीजेपी आई है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर आप बात करें तो ये भी 1990 के दशक का बड़ा घटनाक्रम है। मैं अभी आपको बता रहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद ही ओबीसी के नए नए नेता देश भर में तैयार हुए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या चाहे वो चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला हो, या कोई और। ये सब जो है उसी दौरान तैयार हुए हैं, मंडल की पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं। ये भी एक बड़ा जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक बड़ी बात थी। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी, दिस रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी को हम अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं और इनमें बहुत सारे नेता 90 के दशक में तैयार हुए, ये क्रेडिट लेने के लिए
के मंडल कमीशन हमारी वजह से आया, लालू कह रहे हैं हमारी वजह से आया, मुलायम कह रहे हैं हमारी वजह से आया, नीतीश कुमार कह रहे हैं हमारी वजह से आया, है ना। तो यूपी के चौधरी कह रहे हैं हमारी वजह से आया, हरियाणा के चौधरी कह रहे हैं हमारी वजह से आया। यूपी और हरियाणा के चौधरी मतलब चौधरी अजय सिंह एंड चौधरी देवीलाल, है ना। सब बैकवर्ड की का जो हुआ उसका क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म, दिस रिफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस, दीज आर communities other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness। OBC वो हैं जो SC और ST से अलग हैं और ये भी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड थे, यानी कि फॉरवर्ड की जातियों से पीछे थे। और इनका कहना ये है कि सैकड़ों वर्षों तक हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया ये ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, है ना। तो अब हम इनसे बदला लेंगे राजनीतिक रूप से, अब हम ताकतवर हो गए हैं, अब इनकी मोनोपोली हम इस देश में नहीं चलने देंगे, है ना। तो ओबीसी की राजनीति अपनी अपनी जातियों में ये इसी बेस पर वोट मांग रहे हैं। दीज आर आल्सो रिफर्ड टू एज बैकवर्ड। We have already noted in chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward caste had declined। अब बैकवर्ड के लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी खुद की पार्टियां हो गई हैं, है ना। कोई जाटों की पार्टी है, कोई यादवों की पार्टी है, कोई कुर्मियों की पार्टी है। आज देख लो उत्तर प्रदेश में अपना दल, है ना, कुर्मियों के नेता इस देश में अगर अभी आप देखोगे तो आप देख लो इधर अनुप्रिया पटेल हो गई, बिहार में नीतीश कुमार हो गए। यादवों के नेता उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश हो गए, और उधर बिहार में लालू थे, अब तेजस्वी हो गए, है ना। जाटों के नेता उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी, और उधर हरियाणा में तो कांग्रेस में भी हैं हुड्डा फैमिली, फिर चौटाला फैमिली, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, है ना, और कितने ही चौटाला। तो ये सब जो है ओबीसी की बात कर रहे हैं। दिस क्रिएटेड अ स्पेस फ्रॉम नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्यू मोर सपोर्ट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज। इन्होंने एक स्पेस पैदा कर दिया राजनीति में, और वो स्पेस क्या है? नॉन कांग्रेस पार्टीज का स्पेस, यानी कि कांग्रेस की जगह ये ओबीसी के लोग जो है ना वो वोट करने लग गए नॉन कांग्रेस पार्टीज को, अपनी पार्टीज को, यानी कि सपा को, जेडीयू को, आरजेडी को, लोकदल को, राष्ट्रीय लोकदल को, इन लोगों को करने लग गए। स्पेस बन गया। यू वुड रिकॉल दैट द राइज ऑफ दीज पार्टीज फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन फॉर्म ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977। और इन लोगों को सबसे पहला राजनीति का मौका 1977 में मिला जनता पार्टी के समय पर। उस समय यंग थे लालू, नीतीश, रामविलास पासवान। जब 77 का आंदोलन चला तो जेपी के आंदोलन में ये युवा लीडर्स के रूप में आए, और 77 में पहली बार इन्होंने राजनीति में एंट्री करी। और 90 में आते आते मंडल कमीशन आते आते ये राजनीतिक छत्रप बन गए, अपने अपने क्षेत्र के ओबीसी के बड़े नेता बन गए, है ना। चलो हिस्ट्री पढ़ा देते। तो मैनी ऑफ द constituents of जनता पार्टी लाइक द भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हैड अ पावरफुल रूरल बेस एमंग सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसी। इनका ओबीसी में वोट था और ये लीडर जो है ओबीसी के लीडर्स हो गए।